सामने आ चुके हैं, आपके मोबाइल की स्क्रीन पर भी बहुत खतरनाक तरीके से आए, क्योंकि इसकी टाइपिंग बहुत ही बढ़िया है, इसलिए आप लोग अब शेयर कर दीजिए दबा करके, ठीक है ना। बिल्कुल हॉर्टिकल्चर के सीरीज स्टार्ट है। यहाँ पे गमोसिस एक बीमारी है, संबंधित किस क्रॉप से? नींबू, केला, आम, अमरूद। गमोसिस बीमारी है, किस क्रॉप से संबंधित है? कमेंट करके बताओ फटाफट आप लोग। बिल्कुल भाई, क्या बात है, 20 विद्यार्थी आ चुके हैं, क्या बात है, बहुत बढ़िया, शानदार। यूपी कैडेट के शेरों, आप मजा आ गई, बहुत ही बढ़िया। आप लोग बस भाई शेयर करते रहो, आपसे बेहतर किसी की तैयारी हो ही नहीं रही होगी। कंटेंट देखिए आप लोग, और जो भी एक्स्ट्रा पॉइंट बताया जा रहा है उनको आप लोग याद कर लो, परीक्षा में जो है बहुत मजा आने वाली है, अगर आपने वास्तविक मन लगा के पढ़ाई की है तो। सोनू राजपूत जुड़ चुके हैं, सुशांक राजपूत, आदर्श, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। नए विद्यार्थी जुड़ रहे हैं, 23 विद्यार्थी जुड़ चुके हैं, क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो जो गमोसिस बीमारी है भाई, नींबू, केला, आम या फिर अमरूद। अच्छा, इतने का मतलब क्या होता है? गम। ये जो आपके सामने बात लिखी हुई है, इसका मतलब होता है, इसका मतलब होता है गम। अब गम का मतलब चिपकाना, गोंद। तो जो गमोसिस बीमारी जब प्लांट में होती है तो गोंद जैसा चिपचिपा पदार्थ जो है वो भर जाता है। संबंधित क्रॉप कौन सी हो जाएगा? नींबू में। अब केला की फेमस बीमारी है कि जो पनामा बीमारी है, जो पनामा रोग है, ये किससे संबंधित है? तो एक्चुअली में पनामा रोग जो होता है क्या? बिल्ट ही होता है। पनामा रोग जो है वो है क्या? तो वो बिल्ट ही होता है, मतलब उकटा बीमारी। और जो उकटा बीमारी है, सबसे पहले ये बीमारी कहां पे देखी गई थी? पनामा शहर में। इसी कारण इस बीमारी को जो है, इन केस बनाना के केस में इसको क्या बोल दिया गया भाई कि पनामा रोग। किससे संबंधित है? केला से। एक्चुअली में बिल्ट बीमारी है ये, ठीक है ना, बिल्कुल। अब फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम वैरायटी क्यूबेंस नामक कवक के द्वारा होता है। जितना भी बिल्ट बीमारी लगे, उकठा, ये सारा का सारा कवक के द्वारा होता है, मतलब कवक ही होता है एक प्रकार के, ठीक है, बिल्कुल। तो करेक्ट आंसर हुआ नींबू, नींबू हो जाएगा। और जो आम की यार अपनी एक बीमारी, जो सबसे घातक बीमारी, वो कौन सी है? पाउडरी मिल्ड्यू, पाउडरी मिल्ड्यू। और रोग का कारक हो जाएगा ओडियम मैंगीफेरा, ये भी कवक है। और अमरूद में तो जानते ही आप लोग, उकठा बीमारी लगती है, भयानक बीमारी है, ठीक है। चलो भाई, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अनार उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? कर्नाटक, बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र। ये काफी बढ़िया क्वेश्चन है, जल्दी आप लोग जवाब देते रहिएगा, आप लोग जल्दी से जवाब दीजिएगा, आप लोग जल्दी से कमेंट करें, बताओ अनार उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा? एक क्वेश्चन आप लोग याद कर लो आज। एक क्रॉप होती है अपनी खजूर, और एक होती अनार। इनका उत्पत्ति स्थान में अक्सर विद्यार्थी कंफ्यूज होते हैं। खजूर का उत्पत्ति स्थान होता है इराक, और जो अनार है इसका होता है ईरान। वैसे भी अगर आप अनार लिखोगे तो वहां पे भी ना का यूज हुआ है, तो ऐसे आप लोग याद कर लेना। अनार का उत्पत्ति स्थान ईरान और खजूर का इराक। अब अनार के अगर एनआरसी की हम लोग बात करेंगे तो भाई कहां पे है? बताएं आप लोग, कहां पे है? सोलापुर, महाराष्ट्र। सोलापुर, महाराष्ट्र, यहां पे अनार की जो है एनआरसी स्थित है, एनआरसी। तो महाराष्ट्र आ गया, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र, क्योंकि एनआरसी वहीं पे स्थापित की जाती है जहां पर उस क्रॉप का प्रोडक्शन ज्यादा होता है, ठीक है। तो महाराष्ट्र इस प्रश्न का राइट उत्तर है। अनार के वैज्ञानिक नाम की बात की जाए तो पुनिका ग्रेनेटम, पुनिका ग्रेनेटम इसका वैज्ञानिक नाम होता है, पुनिका ग्रेनेटम। और फैमिली होती पुनिकेसी। 16 गुणसूत्र होते हैं, सीड कोट खाया जाने वाला भाग, और बरेस्टा प्रकार का फल ये माना जाता है, ठीक है। चलो भाई, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, बहुत ही बढ़िया, शानदार। जीनिया और मेटाजीनिया संबंधित है, मक्का, खजूर, दोनों या फिर कोई नहीं? ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है, और थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, अच्छे लेवल का। जीनिया और मेटाजीनिया, इनका संबंध किस क्रॉप से? कुल मिलाकर जब तापक्रम का उतार चढ़ाव होता है, मतलब बढ़ेगा तापमान, घटेगा, तो डिसऑर्डर टाइप के विकार उत्पन्न हो जाते हैं। जैसे हम लोग देखते हैं मक्का कभी कभी कुछ दाने काले हो जाते हैं, खजूर भी काली हो जाती है। तो जीनिया और मेटाजीनिया दो टर्म होते हैं, इनका संबंध किससे है? मक्का, खजूर दोनों से है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ हम लोग बढ़ते रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 39,
आम में परागण भाई किसके द्वारा होता? पॉलिनेशन होगा आम में, वो किसके द्वारा होगा? घरेलू मक्खी, मधुमक्खी, थ्रिप्स या फिर माइट। अगर हम बात करें कि लीची का खतरनाक कीट कौन सा होता है? लीची, तो होता माइट। थ्रिप्स किसका होता भाई? थ्रिप्स होता मिर्च का होता है। और मधुमक्खी, इसमें जो मधुमक्खी के द्वारा जो परागण होगा, देखो कुल मिला के आम में कैसा होता है? पर परागण, पर परागण। और पर परागण किसी के माध्यम से होता है, तो आम में किसके द्वारा होगा? घरेलू मक्खी के द्वारा। ठीक वैसे ही पर परागण जो लीची में होगा, किसमें होगा? लीची में होगा। तो लीची में मधुमक्खी के द्वारा। इतने पॉइंट आप लोग याद कर लेना, ठीक है भाई। अच्छा, ये थोड़ा इधर यहाँ पे ये माइट, हाँ लीची का कीट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। जो माइट है ये लीची के क्रॉप को हानि पहुंचाने वाला कीट है, ये हमारा प्रश्न यहाँ पे बन जाएगा। लेकिन जो लीची में परागण होता है वो मधुमक्खी के द्वारा होता है, आम में घरेलू मक्खी के द्वारा होता है, मिर्च का प्रमुख कीट कौन सा होता है? थ्रिप्स होता है। तो इतने क्वेश्चन हमने इसमें कवर किए इस प्रश्न में, ठीक है। यहां तक किसी को कोई दिक्कत परेशानी होगी नहीं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है ये, पैक्टिन की मात्रा मापी जाती है। जो अमाउंट ऑफ पैक्टिन इज मेजर्ड बाय, किसके द्वारा मेजर किया जाता है? जेमीटर, लैक्टोमीटर, टेंडोरोमीटर या फिर साइक्रोमीटर। भाई बताओ आप लोग इस प्रश्न का राइट उत्तर क्या होगा? बहुत ही बढ़िया, शानदार, आप सभी लोग जुड़ते रहिए, बढ़िया बात है, बहुत ही अच्छी बात है, आप लोग सपोर्ट कर रहे हो, ये बहुत ही बढ़िया बात है। क्या बात है भाई। देखो एक एक पदार्थ होता है क्या? एक पदार्थ होता है जेली। जेली एक पदार्थ होता है, एक प्रोडक्ट होता है जो फलों से बनाया जाता है। जेली बनाने के लिए सबसे अच्छा फल कौन सा होगा? अमरूद। अब ये फल इसलिए अच्छा होता है क्योंकि जेली बनाने के लिए जो भी फल होगा उसमें पैक्टिन की मात्रा ज्यादा पाई जाती, मतलब पैक्टिन की अधिकता होनी चाहिए फल में। तो अमरूद में किसकी अधिकता होती है? पैक्टिन की। ऐसे फल जो पैक्टिन से भरपूर, मतलब पैक्टिन की रिच सोर्स हैं, जिस सोर्स है पैक्टिन के, उनसे जेली अच्छी क्वालिटी की बनती है। अब यह बात कैसे मापें कि पैक्टिन इसमें ज्यादा है या कम है? इसके लिए हम लोग एक उपकरण का यूज करते हैं, उस उपकरण का नाम आपको बताना है। 4 ऑप्शन है, जेलमीटर, लैक्टोमीटर, टेंडोरोमीटर या फिर साइक्रोमीटर। सो गाइस, जेल से बन गया जेली से बन गया जेल मीटर, जेली से बन गया जेल मीटर। ध्यान रहे, अमरूद से जेली सबसे अच्छी बनती है, लेकिन अमरूद की किस प्रजाति से जेली सबसे अच्छी बनती है? तो ललित प्रजाति है, ललित प्रजाति से जेली सबसे अच्छी बनती है। और लैक्टोमीटर से दूध का आपेक्षिक घनत्व मापते हैं। दूध का जो आपेक्षिक घनत्व है लैक्टोमीटर से। मटर में जो मुलायमपन है, मटर में जो मुलायमपन है वो मापते हैं टेंडरो। आपेक्षिक आर्द्रता को मापते हैं साइक्रोमीटर से। ये कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट है, इन्हें भी आप याद कर लेंगे भाई। क्वेश्चन नंबर 41, सेब का खाया जाने वाला भाग कौन सा है? मीजोकार्प, एंडोकार्प, पेरिकार्प या फिर थैलेमस? बताएं, आप सभी लोग भी कमेंट करते रहिएगा। सेब, सेब का खाया जाने वाला भाग क्या होता है डियर स्टूडेंट? थैलेमस, जिसको अपन लोग क्या बोलते हैं? पुष्पासन बोल देते हैं, पुष्पासन इसको अपन लोग बोल देते हैं। पेरिकार्प किसका खाया जाता है? खजूर हुआ, खजूर हो गया, और बेर। खजूर बेर का खाया जाने वाला भाग होता है पेरिकार्प। इसके बाद में जो मीजोकार्प है, पपीता हो जाएगा, है ना, आम हो जाएगा, और अपना केला वगैरह, ये जो फल है इसका मीजोकार्प खाया जाता है भाग। और एंडोकार्प जो मुख्य रूप से ये नारियल का खाया जाने वाला भाग होता है। नारियल का खाया जाने वाला भाग क्या होता है? एंडोकार्प। सो गाइज, हमसे पूछा गया था सेव का, इसलिए करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा विकल्प। बिल्कुल, चौथा जो विकल्प है वो बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट उत्तर है। क्या बात है भाई, बहुत ही बढ़िया, शानदार। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे हम लोग। नींबू में लिटिल लीफ जो बीमारी है वो किस तत्व की कमी से होती है? अभी ये डिस्कस हुआ क्वेश्चन, जिंक, बोरान, मॉलिब्डेनम, कॉपर। अभी चर्चा किया इस पर। अगर हमने कहा था कि अगर नींबू की जो पत्ती है, अगर नींबू की पत्ती हो जाए पीली, येलो लीफ ऑफ सिट्रस, तो ये डिफिशियंसी होती किसकी? मॉलिब्डेनम की। लेकिन हमसे क्या पूछ रहा है? लिटिल लीफ, मतलब छोटी पत्ती हो जाए नींबू की, तो कौन सा तत्व की कमी दर्शाएगा? तो यहाँ पे कॉपर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर पत्ती पीली हो रही है तो मॉलिब्डेनम है ना। और जैसे इंटरनल नेक्रोसिस हो जाती है या फल चटक जाते हैं तो वो बोरान तत्व की कमी से। और बाकी जो लिटिल लीफ होती है, जैसे आम में हो गया, लीची में हो गया, तो इनमें जो है
जिंक तत्व की कमी से होती है। तो ये भी अच्छे क्वेश्चन है, इन्हें भी आप लोग याद करके चलते रहें। 44 क्वेश्चन आपके सामने है। कैप्रिफिकेशन का संबंध किससे है? सेब, सहतूत, कटहल, अंजीर। करेक्ट आंसर आप लोग कमेंट करिए भाई, आप लोग भी कमेंट करके बताइए राइट उत्तर क्या होगा। आदर्श, अवनीश, शिवांशु, सुशांक, शिवजल, आयुष, सोनू, हर्ष, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी लोग कंटिन्यू क्लास में बने रहिएगा। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, इसका उत्तर क्या हो जाएगा। तो इसका संबंध हो जाएगा अंजीर से। अंजीर का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? फाइकस, फाइकस कैरिका। इसका जो वैज्ञानिक नाम होगा क्या होगा? फाइकस कैरिका। और फैमिली क्या होती है? मोरेसी, फैमिली मोरेसी। सहतूत, कटहल की फैमिली भी मोरेसी होती है। सेब की फैमिली क्या होती है? रोजेसी होती है। सेब की फैमिली क्या होती? रोजेसी होती है। गुलाब की फैमिली रोजेसी होती है। नाशपाती, लोकार्ड की भी रोजेसी होती है भाई। चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके मोबाइल की स्क्रीन पर आ चुका होगा भाई, कमेंट करके बताइए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, गन्ना की फसल के लिए उपयुक्त जैव उर्वरक कौन सा? एजोला है, एजोस्पाइरिलम है, एजोटाबैक्टर है या राइजोबियम है? बताओ इस पर इसका राइट आंसर क्या होगा भाई, कमेंट करिए फटाफट। आप लोग एनर्जी को मेंटेन करके रखिए। आप लोग बहुत बढ़िया शानदार आप लोग जवाब दे रहे हैं। एग्जाम से पहले आपको जो क्लास मिल रही बहुत ही बढ़िया। देखो गन्ना में किसका यूज कर रहे हैं, तो कई सारे विद्यार्थी यहाँ पे एजोस्पाइरिलम को कर रहे हैं, तो ये गलत बात है। देखो एजोस्पाइरिलम का प्रयोग हम करेंगे C4 प्लांट, जैसे ज्वार हुआ, बाजरा। देखो गन्ना भी C4 में आ जाएगा, लेकिन खास तौर पर ज्वार, बाजरा और जो अपना मक्का वगैरह है, जिनकी पत्तियों की चौड़ाई ज्यादा होती है, इसमें यूज करते हैं एजोस्पाइरिलम का। ये बहुत बढ़िया प्रश्न है कि एजोस्पाइरिलम का यूज कहाँ पे करते हैं, तो ज्वार, बाजरा, मक्का, इसमें एजोस्पाइरिलम का यूज करते हैं नाइट्रोजन की फिक्सिंग करने के लिए। जैव उर्वरक ही होते हैं, ठीक है ना। अब गन्ना का जो यूज करेंगे, गन्ना से गन्ना, गा से गेहूं, गेहूं हो या फिर गन्ना हो, इसमें यूज करेंगे एजोटा बैक्टर का। इसका करेंगे एजोटा बैक्टर का। और राइजोबियम का यूज कहां पे करेंगे? दलहन जो क्रॉप होगी, पल्सेस क्रॉप होगी, उसमें वायुमंडल में जो 78% के आसपास नाइट्रोजन उपस्थित है, उसके स्त्रीकरण में राइजोबियम बैक्टीरिया भाग लेता है। तो दलहनी फसल में जो जड़ ग्रंथियां होंगी, उसमें रूट नोडल्स में जो है, उसमें राइजोबियम बैक्टीरिया काम करता है और वायुमंडल की नाइट्रोजन को स्थिरीकरण में मदद करता है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा एजोटा वेक्टर। और एजोला एक क्या है? एक्वाटिक फर्न है, मतलब जलीय फर्न है, और इसका यूज मुख्य रूप से धान की क्रॉप में करते हैं, धान में नाइट्रोजन फिक्सिंग में। सो गाइस बढ़ते हैं प्रश्न नंबर नेक्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 45, टमाटर में लीफ कर्ल एक बीमारी होती है, वो किसके द्वारा फैलती है? ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, लीफ कर्ल। और हमने हमेशा बताया कि जिसमें मौजक लगा हो, कर्ल लगा हो, वो बीमारी मैक्सिमम वायरस के द्वारा होती है, वायरस के द्वारा। और वायरस हमेशा किसी न किसी के द्वारा फैलाया जाता है। तो जो टमाटर में लीफ कर्ल बीमारी होती है, वो किसके द्वारा फैलती है? बीमारी तो होती है वायरस के द्वारा, और फैलाने का काम जो बैक्टीरिया का काम करेगा वो सफेद मक्खी, जिसको अपन लोग बैमेसिया टबैकी के नाम से भी जानते हैं। और जो केला में बीमारी होती है वंशी टाप, केला में बीमारी होती है वंशी टाप, श्रीलंका से इंडिया में आई थी। और इस बीमारी को फैलाने का काम कौन करेगा? तब करता एफिड, तब करेगा एफिड, पेंटालोनिया नाइग्रो नर्वोसा। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 46। अब आपके सामने एनिमल हस्बेंड्री का सेशन है, जिसमें 10 क्वेश्चन आपको